जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी EPFO ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर गाइज आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ जो आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन सभी के सॉल्यूशन सहित आपको फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि जो आप लोग परेशान हैं, अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, आपको उनका सॉल्यूशन दिया जाए और आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है गाइज। मेनली आपके सामने अभी कुछ जो इशू आ रहे हैं वो आ रहा है कि सेम डाटा मैचिंग प्रॉब्लम, जहाँ पर गाइज आप आपका फादर नेम, मदर नेम ये देख रहे हैं कि मेरी डाटा मैच कर रहा है, जबकि मैं पहली बार फॉर्म भर रहा हूं। इसके अलावा फोटो अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है और भी काफ़ी सारी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में। उन सभी का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर सभी वीडियोज़ दी जाएगी। और ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अभी जब ये आपके फॉर्म शुरू हुए थे, वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल भी कर रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट के सामने आ रहा है कि फादर नेम, मदर नेम, DOB ऑलरेडी एग्जिस्ट, एरर शोइंग। तो ये जो इशू है बहुत सारे कैंडिडेट फेस कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको इसके बारे में अवेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि कैसे आपको आपका जो फॉर्म है सभी प्रॉब्लम के हल सहित भरना है। तो चलिए अब यहाँ पर अगेन पॉइंट पर आते हैं। तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे तो आपको इस भर्ती के बारे में जानने को मिलेगा कि 230 पोस्ट पर निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 18 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। EO AO के लिए कितनी वैकेंसी है, APFC के लिए कितनी, वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे फीस जनरल OBC EWS के लिए 25 है, SC ST विकलांग और फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यूपीएससी की ये वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आपका न्यू पोर्टल है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया था जब आपके NDA के और CDS के फॉर्म आए थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने NDA या फिर CDS का फॉर्म भरा था तो आपने उस वक्त इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट बना हुआ है। अब आप इस पर जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको दोबारा से बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सभी इन्फॉर्मेशन अपनी भर लेते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोफाइल के अंदर, बार बार आपको वो दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट गाइज, अगर आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर है, आपने उस वक्त इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, या फिर आप पहली बार इस पोर्टल को देख रहे हैं, पहली बार इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब चाहे आपने पुराने कितने भी यूपीएससी के फॉर्म भरे हो वो मैटर नहीं करता है, आपको यहां पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा इस पोर्टल के ऊपर, क्योंकि ये पोर्टल आपका नया है और आपका पुराना डाटा इसके ऊपर अपलोड नहीं किया गया है। आपको इस पोर्टल का इस्तेमाल करके नए सिरे से फॉर्म को भरना है। तो आप यहां पर आएंगे और इसमें क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर इसमें ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। आप आपकी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कीजिए। फिर एक कैप्चा कोड डालिए, यहाँ पर टिक कीजिए और गेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा और जैसे ही आप OTP वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आपने ईमेल आईडी वेरीफाई की है ऐसे ही आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सेम डाटा मैचिंग वाला। तो गाइज ये जो सेम डाटा मैचिंग वाला एरर है ये कोई आपकी गलती नहीं है। जी हाँ, ये आपकी गलती नहीं है, ये वेबसाइट का टेक्निकल ग्लिच है। जी हाँ, ये भी आपने सही सुना, ये वेबसाइट का टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा ही नहीं, तो कैसे आपका सेम डाटा मैच हो सकता है ये आप भी सोच सकते हैं और इसीलिए आप परेशान भी हो रहे हैं। तो ये वेबसाइट का टेक्निकल इशू है। जब इस तरह से कोई फॉर्म निकलता है तो शुरुआत में इस तरह के बग आ जाते हैं, कोई ना कोई इस तरह का टेक्निकल इशू आ जाता है, तो ये आपको वेट करना है। और जो यूपीएससी की वेबसाइट है यही वाली या फिर जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसके ऊपर जाकर के इनको ईमेल कर सकते हैं कि इस तरह से आपकी इस वेबसाइट के अंदर एरर आ रहा है, आप इसको कृपया करके सही कर दीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी इसको सही कर सके। ये हेल्प डेस्क का नंबर है और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर दी गई है। आप इस ईमेल के ऊपर UPSC
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे soap@nic.in, ये आपकी ईमेल आईडी है। इसके ऊपर जब आप ईमेल करेंगे और लिखेंगे कि इस तरह से बग आ रहा है, इस तरह से एरर आ रहा है, जबकि मैं पहली बार इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहा हूँ, तो क्यों मेरे सामने इशू आ रहा है, कृपया करके आप इस जो टेक्निकल ग्लिच है इसको सही कर दीजिए। तो जैसे ही आप वहाँ पर उनको बड़ी संख्या में ईमेल करेंगे तो उनकी नज़र में ये जो केस है वो जाएगा और वो इसके ऊपर काम करेंगे और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। सेकंड प्रॉब्लम आपकी फ़ोटो की आ रही है, तो फ़ोटो के बारे में आपको आगे चल करके जब फ़ोटो वाला सेक्शन आएगा उसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि आप फ़ोटो अपना 75% फेस के साथ अपलोड करें। आपको फ़ोटो अपलोड करके जूम करना है, जूम बिल्कुल आपको आपके सिर्फ ठुड्डी तक ही रखना है, आपको एक्स्ट्रा उसमें पार्ट नहीं रखना है, पासपोर्ट साइज नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट साइज करेंगे तो एरर आता रहेगा। तो आपको आपका फेस पूरा फेस ठुड्डी तक, तो अगर आप ठुड्डी तक और जो आपका माथा है यहाँ तक रखेंगे आपका फेस, तो आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। जब आगे मैं जाऊँगा इस वीडियो में तो वहाँ पर भी आपको फोटो के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। वीडियो आपकी लॉन्ग रहेगी क्योंकि यहाँ पर सभी डिटेल्स में एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिए। अब आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड अपना बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, इसके बाद में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे जिसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पासवर्ड की लेंथ यहाँ पर 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो मैंने डेमो दिया है आपको पासवर्ड का, उसके आप उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। अब आप यहां से ओके कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन यहां पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर डाल करके वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर लॉग आउट और आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड नंबर देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो आपका नाम फिल करना है, अगर आपके नाम में 3 वर्ड है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर कैसे भरेंगे उसका एग्जाम्पल आपको दिया है। अगर आपके नाम में 2 वर्ड है तो आप फुल जो नेम है उसमें फर्स्ट नेम भरेंगे और मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे एंड देन लास्ट नेम एंटर करेंगे। और अगर आपके नाम में सिर्फ आपका सिंगल नेम है तो आप यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो 10वीं की इन्फॉर्मेशन है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है और जो नंबर आप यहाँ पर दे रहे हैं या जो आपने दिया है वो आधार के साथ में लिंक होना चाहिए। तो आप प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो जैसे कि मैंने कहा आप डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको जो नाम आपने भरा है अगेन डाल करके वेरीफाई करेंगे, पहले फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। फिर आप देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये डेट ऑफ बर्थ भी आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा। उसको आपको यहाँ पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देनी है। ये एंटर करने के बाद देखेंगे फादर फुल नेम, तो जो आपको आपके पिताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। एंड देन आपकी जो माताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर गार्जियन नेम, तो आपके गार्जियन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके फादर या फिर ब्रदर या फिर आपकी बहन कोई भी हो सकते हैं, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में देखेंगे कंफर्म गार्जियन नेम, तो अगर आप गार्जियन नेम दे रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे, और अगर आप नहीं दे रहे तो खाली छोड़ दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है, आप इन सभी को चेक कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि डू यू वांट टू सबमिट योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, फिर ये डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने आपकी 10वीं कहाँ से की है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, जहाँ से भी की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिया तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी 10वीं की है, फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट को दोबारा
दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर है 10th क्लास मैट्रिकुलेशन बोर्ड नेम, तो बेसिकली आपको बताना कि किस बोर्ड से की है। तो जो भी बोर्ड नेम है आपका सेलेक्ट कर लीजिए, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। दोबारा से इस ईयर को आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना होगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट। बेसिकली आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, 10वीं का आपको सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर आपको ये सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा। तो उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देना। उसके बाद में आप 10वीं का जो भी रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है कब जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेड सिस्टम एज पर बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो नंबर था 10वीं का वो किसके अंदर था, CGPA या फिर आपको बोला है सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, यानी कि अगर आपके सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं दिए गए थे, जिन्होंने कोरोना टाइम में किए थे और उनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है, तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में जो आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। साथ ही साथ जो आप फाइल को नाम देंगे वो आप देंगे board_ सर्टिफिकेट, और ये जो फाइल है वो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करनी है। तो अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे अपलोड करेंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल सिलेक्ट करके वो यहाँ पर ओपन कर लेंगे। कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो फाइल नेम है वो देंगे board_ सर्टिफिकेट, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये नाम आपको फाइल का देना है और जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगेन मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके, चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको जो नाम है वो दिया है ये वाला, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो आपके सामने है, आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए और जब आपको लगे कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब आपसे पूछा है हैज़ आधार कार्ड बीन इश्यूड टू यू, क्या आपका आधार कार्ड रिसीव आपको हो चुका है, आपके पास है। यस आई हैव आधार कार्ड एंड कंसेंट टू वेरिफिकेशन थ्रू वर्चुअल ID, या फिर आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, और पहला है कि यस आई हैव बीन इश्यूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। तो अगर आपके पास आधार है और आप उसके माध्यम से कंसेंट देना चाहते हैं अपना, तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, एक कैप्चा कोड फिल कीजिएगा और गेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज जैसे ही आप आधार OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप अगले इंटरफेस पर आएंगे। पर यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है या फिर आप यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, आप ये माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर कोई एक अन्य ID भी दे सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन न देकर के किसी और ID से आगे बढ़ रहे हैं, उनको एग्जाम सेंटर पर नॉर्मल कैंडिडेट से 1 घंटा पहले पहुँचना होगा। तो जो भी आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इनमें से ID, फिर उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और उस ID को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसका फॉर्मेट JPG का रखा है और साइज 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। गाइज यहाँ पर जो आप ID अपलोड करेंगे उसका जो नाम देना है फाइल का वो आपको ID_कार्ड ये देना है और फिर अपलोड फोटो ID कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर सेव कर देना और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपकी डिटेल्स हैं वो वेरीफाई होगी, आप इसको चेक करके सबमिट कर देना और यहाँ से यस कर देना। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। अगर आप इन भरी हुई जानकारी को ये देख रहे हैं कि हाँ मैंने सभी जानकारी भर ली है और लॉक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे और आप देखेंगे डू यू वांट टू लॉक एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आप बिल्कुल लॉक करना चाहते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि है यूनिवर्सल वाला उसको जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यस प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको URN नंबर मिल चुका है, URN मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।
अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप यहाँ पर जिस भी फॉर्म पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आप नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बताना है माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में आपको माइनॉरिटी बतानी है कि आपकी इनमें से कौन सी है। उसके बाद में आपकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप निवासी हो, स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, डाइवोर्सी, मैरिड, अनमैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको बताना है इज योर प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया और अब्रोड, अगर आप इंडिया में ही जन्मे हैं तो आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर बताना है कि कौन सी स्टेट में आपका जन्म हुआ था, वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कौन से विलेज या फिर टाउन सिटी में हुआ था वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप का अन्य नंबर दे देंगे। कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो देना चाहते तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है अलग से वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सबमिट करेंगे और आपके सामने यहाँ पर पेरेंट्स प्रोफाइल आएगी। तो आप यहाँ पर फादर नेम अपना देख सकते हैं। उसके बाद में स्टेटस बताना कि आपके पिताजी अलाइव है या फिर डिकीज्ड यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अलाइव तो आपको बताना है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी है इनमें से ऑक्यूपेशन वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में एनुअल इनकम उनकी कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर अगर इंडियन है सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछा स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कौन से स्टेट से आपके फादर बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। किस डिस्ट्रिक्ट से करते हैं आपके फादर बिलोंग वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सेम वे में आप मदर्स की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। स्टेटस बताएंगे कि अलाइव है या फिर डिकीज्ड है। उसके बाद में बताएंगे कि ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने होम मेकर सेलेक्ट किया यानी कि हाउसवाइफ में काउंट होता है। एनुअल इनकम है, अगर उनका कोई काम है कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पर उनकी एनुअल इनकम बताएंगे रुपए में, नहीं तो आप यहाँ पर अगर होम मेकर है तो 0 लिख दीजिएगा। उसके बाद में नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया, किस स्टेट से आपकी माताजी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में किस डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यूज के ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आती है सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, तो सिलेक्ट कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है जैसे कि ST, OBC, अनरिजर्व्ड या फिर EWS, तो यहाँ पर SC का ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे नहीं पता कि SC का ऑप्शन इन्होंने क्यों नहीं डाला, बट इन्होंने ST, OBC, अनरिजर्व्ड और EWS का ही दिया है। अगर आपके सामने नहीं आ रहा है SC का ऑप्शन तो आप मुझे बताइए, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो जो भी आपकी इनमें से कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप ST है तो ST सेलेक्ट करने पर आपको बोला है कि अपलोड ए वैलिड एंड रीडेबल कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप ST है। अगर आप OBC है तो भी आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ये सेंट्रल की वैकेंसी है तो सेंट्रल का ही आपका बना होना चाहिए। EWS के लिए भी आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ OBC का। तो अगर आप OBC है तो आपसे पूछे कि बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर हाँ तो यस, और अगर आप नहीं आते हैं तो आप नो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने यस किया तो यहाँ पर आता है कि एंटर द पोस्ट हेल्ड बाय योर फादर। तो अगर एक नीचे सवाल पहले ही है कि इज योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, अगर आपके पिताजी किसी सर्विस में है तो आपको बताना है कि वो कौन सी पोस्ट पर है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट में वो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे और आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं, तो ये आपको सर्टिफिकेट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका एक सेंट्रल का OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है और इसमें ही यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड दैट ही सी डज नॉट बिलोंग्स टू दी पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर, यानी कि जिस कैंडिडेट का ये OBC का सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता है। तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब आंसर करने हैं। और अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी ST है तो फिर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे, तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है। सर्टिफिकेट नंबर आपका होता है प्रमाण पत्र क्रमांक, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो कौन से ऑफिस ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका नाम आपको देना है। तो ये कैसे पता चलेगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है ये हुआ है तहसीलदार के द्वारा, तो जो भी तहसीलदार का ऑफिस है यानी कि जो उनका ऑफिस है जहाँ पर वो स्थित है वो आप यहाँ पर भरिएगा। और इसमें आप यहाँ पर आएंगे जैसे कि ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, तो चलिए मैं यहाँ पर तहसीलदार
ऑफिस, ये मैं लिख देता हूँ। आपको भी सेम तरीके से लिखना है और आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भरिएगा। क्योंकि गाइज ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका जरूरी नहीं है कि तहसीलदार ही जारी करे, ये अलग अलग पोस्ट के अधिकारी जारी करते हैं, जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ, डीएम, इनके द्वारा ये जारी होता है। इसके बाद आप देखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है। क्योंकि मेरा जो सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है तहसीलदार के द्वारा, आपको यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है वही सेलेक्ट करनी होगी। तो जो मेरा सर्टिफिकेट जारी हुआ है ये तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है, मैं यहाँ पर तहसीलदार सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद स्टेट ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, तो ये जारी हुआ है यूपी स्टेट के द्वारा, तो यहाँ पर मैं यूपी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में डेट ऑफ इशू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जारी दिनांक 15/2/2025, तो जो भी डेट आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होगी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, अब ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये मेरा जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है यहाँ पर तहसीलदार ने, तो जो भी आपके अथॉरिटी है जिसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका जो एड्रेस है वही आपको भरना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जारी किया है और आपके तहसीलदार बैठते हैं आपके नज़दीकी कचहरी के अंदर, तो जो कचहरी है उसका जो एड्रेस है, जैसे कि हमारी कचहरी होगी जिला सहारनपुर के अंदर या फिर हमारी कचहरी है सहारनपुर कोर्ट, तो मैं यहाँ पर सहारनपुर कोर्ट का पूरा एड्रेस डाल दूंगा। और अगर आपका सर्टिफिकेट जारी किया है सीओ ने, तो जहाँ पर आपके सीओ का ऑफिस है जो आपके जिले का वो आप लिख देंगे। डीएम के द्वारा जारी हुआ है तो जहाँ पर आपके डीएम का ऑफिस है उसका एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ये एड्रेस इस तरह से फिल करके दिखा दिया है, आपको भी सेम तरीके से भरना होगा आपके इश्यूइंग अथॉरिटी का एड्रेस। फिर आप देखेंगे नेम ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, यानी कि आपकी कम्युनिटी का जो नाम है वो क्या है, ये आपको कहाँ पर पता चलेगा। आपको सर्टिफिकेट पर फिर से आना है, तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट में लाइन देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग्स टू द तेली कम्युनिटी। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी का है और ये जो कैंडिडेट है वो बिलोंग करता है तेली कम्युनिटी से। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट के अंदर लिखा है वो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा। फिर है सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, ये आप यहाँ पर क्लिक है टू सी लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करके इस लिस्ट से भी चेक कर सकते हैं और आपके सर्टिफिकेट में भी देख सकते हैं। अगर आप आपके सर्टिफिकेट में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलेगी ये वाली, दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड दैट ही सी डज नॉट बिलोंग्स टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन्ड इन द कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो कॉलम 3 है इसका मतलब है कि ये सीरियल नंबर 3 में आता है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूं, आपको भी इस तरह से भर देना है। या फिर आप ये जो क्लिक है टू सी लिस्ट के ऊपर क्लिक करके पीडीएफ ओपन करेंगे, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सभी स्टेट के लिए अलग अलग है, तो आपको आपकी स्टेट में आना है जहाँ पर आपकी स्टेट का मेंशन हो। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आ चुकी है, इसमें आपको आपकी कास्ट देख लेनी है, कौन सी आपकी कास्ट है जो आपने भरी हो। तो जो भी आपकी कास्ट है जो आपने भरी है और फिर उसका जो नंबर है जैसे कि 8, 7 ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं ना, वही नंबर आपको यहाँ पर इसमें डाल देना होगा। फिर आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट की जो फाइल नेम है वो होगी कास्ट सर्टिफिकेट और साइज होगा 50 से 300 KB के बीच में और फॉर्मेट PDF का ही रहेगा। अगर इमेज के अंदर है तो फिर से बताना चाहूँगा, गूगल के अंदर आइएगा, सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF, पहली वेबसाइट ओपन करिएगा, सेलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, ओपन करना होगा, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप आपकी फाइल को नाम देंगे कास्ट_ सर्टिफिकेट और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फाइल नेम दे करके फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से यस कर देता हूँ, तो देख लीजिए फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डबल वेरीफाई करने के बाद, प्रीव्यू करने के बाद इस वाले सेक्शन पर आएंगे जहाँ पर पूछे कि क्या कैंडिडेट PWD BD से बिलोंग करता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। और नो करने के बाद आपसे पूछे हैव यू एवर बीन रिकमेंड एज ए PWD BD कैंडिडेट इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC, क्या UPSC के द्वारा जो पास्ट में एग्जाम कंडक्ट किए गए आप उसमें PWD BD के अंदर रिकमेंड किए गए थे। अगर विकलांग में रिकमेंड किए गए थे कभी तो यस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। फिर यहाँ से यस करिएगा। उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस
एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो पहले आपको माई एड्रेस में अपना एड्रेस भरना है। तो जो भी एड्रेस है वो आप भरेंगे, हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। आपके विलेज या फिर टाउन या फिर सिटी का नाम यहाँ पर डालना होगा। आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आप एक सवाल देखेंगे, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर देना, और अगर अलग है तो नो करके आप अलग से भर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फादर एड्रेस, और एक सवाल है कि इज योर फादर एड्रेस सेम एज योर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपके पिता का एड्रेस भी वही एड्रेस है जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा है। अगर हाँ तो आप यस कर देना, और इसके बाद जो आपने एड्रेस आपके माई एड्रेस में भरा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं तो आप नो करके अलग से भर सकते हैं। फिर सेम सवाल पूछे कि क्या जो आपका फादर एड्रेस है क्या वही आपका मदर का एड्रेस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करके अलग से भर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसमें नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट करके यहाँ से यस कर देंगे। फिर ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो पूछा है सिलेक्ट वेयर यू कंप्लीट योर एजुकेशन, आपने आपकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है, इंडिया या फिर इंडिया के बाहर से। मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। अब आती है सिलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे इसमें है आपका हायर सेकेंडरी का ऑप्शन। इसमें गाइज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 10वीं का नहीं है, क्योंकि 10वीं आप पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर है क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस, तो कंप्लीट कर चुके या अपियरिंग। अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपकी स्टेट बताएंगे। पर अगर आप पास कर चुके तो कंप्लीट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में बताना कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की 12वीं की है वो स्टेट, उसके बाद में किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जिस स्कूल से आपने आपकी 12वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। सब्जेक्ट्स आपके पास क्या कहते हैं, बोला है एंटर ऑल योर सब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज, जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको दिया है। तो जो भी आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके एंटर करने हैं, और सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको यहाँ पर कोमा लगा देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लगा करके दिखा दे रहा हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट थे सभी लिख देना। फिर यहाँ पर जो 12वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने आपकी जो 12वीं हो कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से डाल दीजिएगा। उसके बाद में नंबर आपके किसके अंदर थे वो आप डाल दीजिए। CGPA है तो CGPA, परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करके आपको बताना है कि कितनी परसेंटेज आपकी आई थी। और सिलेक्ट मीडियम ऑफ स्ट्रीम कोर्स, तो आपका मीडियम ऑफ स्ट्रीम कोर्स क्या था, इसमें से वो आपको सिलेक्ट कर लेना, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है वो। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना, और ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देना। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और फिर आप यहाँ पर आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है जो कि आप देना चाहते तो यहाँ पर वो ऐड करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको सिलेक्ट वेयर यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन, आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन है वो आपको देनी है। अगर आप CDS के फॉर्म पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम पर जिसमें कि ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल, आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप अभी कर रहे हैं तो आप अपियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अपियरिंग सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपका पासिंग डेट नहीं देना है, क्योंकि उसमें आपसे नहीं ली जाएगी। और मैं यहाँ पर दोनों का बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल, तो आपको बताना है कि आपका स्ट्रीम क्या है। अगर इनमें है जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी तो सेलेक्ट कर ले, अदर्स है तो आप यहाँ पर खुद से आपके ग्रेजुएशन लेवल का स्ट्रीम एंटर कर दीजिएगा। पर अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखेंगे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट, आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा की है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, अगर नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ कि अदर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है तभी आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज नेम, कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर पूरा एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री, तो आपकी इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर यहाँ पर जो लिस्ट है इसमें आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। पर अगर इन्हीं में है तो यहीं से आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट्स, ब्रांच, आपके सब्जेक्ट कौन सा है या फिर ब्रांच कौन सी है या फिर स्ट्रीम या फिर डिसिप्लिन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। मैं डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ,
आप आपके यहाँ पर या तो सब्जेक्ट्स दे सकते हैं या फिर ब्रांच भी दे सकते हैं। फिर जो आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर एंटर कर देना है जो भी है। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, सर्टिफिकेट इशुएंस डेट, आप यहाँ पर या तो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीशन डेट देंगे या फिर जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर भरनी होगी, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है। ये मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद किसके अंदर आपके नंबर है वो आप बताएंगे, अगर परसेंटेज तो परसेंटेज, अगर यहाँ पर बोला है कि सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्स ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मार्क्स नहीं दिए गए हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप CG वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी CGPA डाल देंगे, और अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो एंटर करेंगे। फिर सिलेक्ट मीडियम स्ट्रीम कोर्स, वो आपको बताना कि किस मीडियम के अंदर आपने ये जो आपका कोर्स है वो किया है। आपको यहाँ पर सभी लैंग्वेज के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आप जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी ऐड होकर के नीचे की तरफ आ जाएंगे। अगर गाइज आप यहाँ पर जो फॉर्म है वो भर रहे हैं अपीयरिंग क्वालिफिकेशन से, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि दो ऑप्शन अलग होंगे जिसमें कि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी है और कब तक आप आपकी क्वालिफिकेशन पास कर लेंगे वो एक एक्सपेक्टेड डेट आपको देनी होगी। बाकी ऑप्शन वैसे ही रहेंगे जैसे कि कंप्लीटेड वाले कैंडिडेट के सामने होते हैं। तो जो भी आपका स्टेटस है वो सिलेक्ट करके आप क्वालिफिकेशन फिल करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने ऐड की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप कोई और क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हैं आपके पास है तो आप यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट करके सेम वे में जो आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन अगर है तो कोई तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, डिप्लोमा, ITI जो भी है वो आप दे सकते हैं। नहीं तो आप नीचे की तरफ प्रीव्यू एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर गाइज आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपसे पूछे हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आप कभी सेल्फ एम्प्लॉयड रहे, कोई काम किया खुद का? अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी जैसे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, मंथली इनकम कितनी थी, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट, और उसके बाद में अगर आप करंटली वर्क कर रहे तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर कब तक आपने की थी वो डेट आप बता देंगे और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम की थी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना होगा। पैलेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो आपका पैलेस है उसका पूरा एड्रेस आपको देना होगा जहां पर आपने जॉब की थी या फिर अपना जो बिजनेस था वो किया था। अगर आपने नहीं किया है सेल्फ एम्प्लॉयड कभी भी काम तो आप नो कर देना और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप इसको सबमिट कर देना है और यहाँ से आपको इसको यस कर देना है। फिर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अचीवमेंट्स का ऑप्शन है, आपसे पूछे डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट्स, कोई अचीवमेंट्स है तो यस कर देना, जैसे कि प्राइज मेडल स्कॉलरशिप है तो यहाँ भर देंगे, कोई सर्टिफिकेट है NCC का या फिर स्पोर्ट्स का तो यहाँ पर डालेंगे, कोई पोजीशन है आपकी कॉलेज स्कूल के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर कोई अचीवमेंट्स आपकी नहीं है तो आप नो कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर दीजिए। अब एक बार फिर से यस कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आता है प्रीवियस UPSC एग्जामिनेशन डिटेल, हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी UPSC एग्जामिनेशन सो फॉर इन प्रीवियस ईयर, पिछले सालों के अंदर क्या आपने कोई UPSC का एग्जाम दिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर पूछे कि क्या आप कभी UPSC के द्वारा किसी एग्जाम से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू नो करके नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ से यस करेंगे और ओके कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर आपका फोटो और जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 50 के भी रखा है और फाइल नेम आपका फोटो को देना है फोटो, और आपका फेस मस्ट कवर एटलीस्ट 75% और 3/4 ऑफ द एरिया इन दी फोटो, और फोटो आपका कैमरे की तरफ देखने वाला होना चाहिए, कोई सेल्फी वेल्फी आपको अपलोड नहीं करनी है। और गाइडलाइंस भी आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह का फोटो अपलोड करना है। अभी गाइज यहाँ पर आपको फोटो के नीचे डेट और नाम लिखना अनिवार्य नहीं है क्योंकि जो फोटो का एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर इन्होंने यहाँ पर फोटो के नीचे नेम और डेट लिखवानी होती तो गाइज यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखा है फोटो का तो वो ऐसा ही देते जिसमें कि आपको फोटो के नीचे डेट और नेम लिखना होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है और नहीं दिखाया गया है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ का, जो यहाँ पर आपको फोटो दी है डेमो के, आपको पूरा का पूरा फेस इस तरह से दिखाना है और बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, और इस तरह के फोटो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ आपने ध्यान में रख ली। साइज फोटो का 20 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए, पिक्सल कितने हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ओके आई अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह से फोटो आएगा, ओके करेंगे, अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप यहाँ पर यस कर देना। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू अपलोडेड पासपोर्ट साइज फोटो
फोटो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। अभी आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की फाइल का नाम सिग्नेचर रखना है, साइज 20 से 100 KB के बीच में रखा है, और सिग्नेचर किस तरह के एक्सेप्ट होंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का एक्सेप्ट होगा और बाकी एक्सेप्ट नहीं होगा। बोला है कि आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और जो पिक्सल आपको रिकमेंड किए गए वो आपका है 350 से लेकर के 500 पिक्सल के बीच में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी साइन की फाइल सेलेक्ट कीजिए। तो गाइस दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैंने फाइल सेलेक्ट की सिग्नेचर की और यहाँ से ओके किया, और देख लीजिए कि सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब मैं अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डू यू वांट टू अपलोड योर सिग्नेचर मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो देख लीजिए सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो चुका है। अब आप सेव एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बोला है कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका प्रोफाइल क्रिएशन हो चुका है, आप यहाँ पर इसको व्यू कर सकते हैं, और प्रिंट माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करना है एग्जामिनेशन के लिए, तो आप यहाँ पर गाइज एग्जामिनेशन के सेक्शन पर क्लिक करके अप्लाई एग्जाम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। अब आप यहाँ पर जो अप्लाई है एक्शन के नीचे इसके ऊपर क्लिक करिएगा, फिर आप यहाँ से ओके कर दीजिए। और जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने एक वार्निंग आ रही है कि ST वैकेंसीज आर नॉट अवेलेबल फॉर APFC सिलेक्टेड एग्जामिनेशन, यू विल बी ट्रीटेड एज एन अनरिजर्व्ड कैंडिडेट फॉर APFC एग्जामिनेशन, ओनली फी एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल। यानी कि ST कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है APFC में, तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा, और जो फी एग्जामिनेशन है वो आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद में आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी, ये वो सब इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने OTR के समय भरी थी। तो आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके 1 बाय 1 सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लेना, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आपको एक बार इन सभी को चेक करना अनिवार्य है। जब आप सभी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको लोग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइज जब तक आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके इन सभी को व्यू नहीं करेंगे तब तक आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर अब सभी को व्यू कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यूड लिखा आ रहा है और साथ ही साथ राइट चेक भी हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है लोग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड ये एक्टिव है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में आया कि डू यू वांट टू लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल। अगर आपने एक बार इसको लॉक कर दी तो जो आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जानकारी भरी थी वो आप एडिट नहीं कर पाएंगे जब तक ये फॉर्म चलेगा। जब आपका कोई न्यू फॉर्म आएगा तब आप उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। अब यस करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेंट मैंडेटरी डिटेल्स लॉक्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, जैसे कि सिलेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, APFC इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर या फिर बोथ, दोनों पर। तो ये आपकी चॉइस है, जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा है सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल, तो आपका क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसमें बैचलर डिग्री आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आएगा डिग्री सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर, इनमें से कोई एक चीज़ आप दे सकते हैं, चाहे सर्टिफिकेट नंबर हो या इनरोलमेंट नंबर हो या रोल नंबर हो। फिर आएगा डेट ऑफ इशू ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, आपका जो डिग्री है वो कब इशू हुआ था या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ था, उसकी डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी इस तरह से, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। ये मैं डेमो के लिए फिल करके आपको डेट दिखाई है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी ने जारी किया है उस पोस्ट का नाम आपको देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है CCSU यूनिवर्सिटी के द्वारा, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो लगा होता है, जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है, जहाँ पर लिखा होता है कि हाँ इन पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। कई बार एक स्पेशल पोस्ट होती है जो आपका सर्टिफिकेट जारी करता है, कई बार डीन जारी करते हैं, कई बार प्रिंसिपल जारी करते हैं, तो ये सभी का अलग अलग रहता है। बट आपको एक बार आपका सर्टिफिकेट चेक कर लेना और देख लेना कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, उनकी जो भी पोस्ट है उसका नाम यहाँ पर लिखना हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डीन लिख दे रहा हूँ, पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका क्या मतलब और कौन सी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर आपको फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जिस पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है डिग्री का, उसका एड्रेस क्या है, पूरा एड्रेस आपको देना है।
अब अगर डीन ने जारी किया तो डीन का एड्रेस आप घर का तो नहीं लिखेंगे, नहीं, उनकी यूनिवर्सिटी का ही एड्रेस लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर उनका एड्रेस लिख देना है जिस भी अधिकारी ने आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो जारी किया है। उसके बाद यहाँ पर है अपलोड बैचलर मार्कशीट। आपकी जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। आप इसके ऊपर क्लिक करना और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसका जो फॉर्मेट है वो PDF का रखा है। अगर इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF के अंदर बना लेंगे। कैसे जान लीजिए, आप गूगल के अंदर आएंगे, सर्च करेंगे इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना और जो भी आपकी मार्कशीट है, चाहे जितनी भी है 2 3 4 जो भी है, वो सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपके जो भी मार्कशीट के इमेजेस हैं वो आप सभी सेलेक्ट कर लेना। फिर कन्वर्ट टू PDF करना, आपकी फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट होगी एंड देन आप यहाँ पर सिंगल क्लिक डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। देन वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर आएगा अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट। ऊपर आपने जो अपलोड किया वो आपकी मार्कशीट थी और नीचे आपको आपका डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी PDF का ही रखा है। जैसे ही दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए तो नीचे एक सवाल है कि डू यू पोसेस द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जैसे कि डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉज या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने किया है या फिर आप कर रहे हैं तो आपके पास है तो आप यस करिएगा। यस करने के बाद में इन विच सब्जेक्ट डू यू पोसेस द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, कौन सा सब्जेक्ट के अंदर आप ये क्वालिफिकेशन कर रहे हैं या फिर आपके पास है तो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आपने नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं, पर अगर आपने किया तो आप यस करिए। और ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये डिजायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। अब आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि जब आप आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो और उसमें अगर वो अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको आपकी जो फाइल नेम है वो बैचलर मार्कशीट देना है मार्कशीट को, और जो सर्टिफिकेट है उसका नाम देना है बैचलर सर्टिफिकेट। आपको वहाँ पर बताया भी जाएगा जब आप अपलोड करेंगे कि आपको आपकी फाइल का नाम ये रखना है और साइज 50 से इतने KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है और जो नाम आपको देने को बोला है, जिस तरीके से देने को बोला है वही आपको नाम देना है तो ही अपलोड हो पाएगा। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी वो आप एक बार फिर से व्यू कर लीजिए और व्यू करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप यस कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्निंग इट कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि कोई भी जानकारी इनमें से बाद में अपडेट नहीं हो सकती। इसलिए आप श्योर हो जाइए कि हाँ मेरी जानकारी सही है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आप देखेंगे सक्सेस, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आप ओके करेंगे तो आपका फॉर्म का जो यहाँ पर एक एग्जामिनेशन सेंटर आपसे पूछा जाएगा तो आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लें। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है और अब आप यहाँ पर आए हो रीड द डिक्लेरेशन एंड अग्री, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है और जो कैंडिडेट इसको SC/ST से भरेंगे उनके लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए उनके सामने डायरेक्टली फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। और क्योंकि जनरल OBC के लिए फीस है तो पहले वो फीस पे करेंगे, जब उनकी फीस जमा हो जाएगी तब जाकर के वो इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर न हो तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।